सुबह हुई तो प्रीता घबराई हुई जल्दी जल्दी उठी, अपनी साड़ी संभालते हुए और बालों का जूड़ा बनाते हुए वॉशरूम में घुस गई। प्रीता को सुबह सबसे पहले उठना होता था। अगर कभी ससुर जी के बाद नींद खुलती तो बहुत ही डांट पड़ती थी। जी हाँ, ससुर जी के बाद, क्योंकि सासू माँ तो 8 बजे से पहले उठती ही नहीं थी। ससुर जी 6 बजे तक उठ जाते थे और प्रीता 5 बजे तक। शादी की शुरुआत में तो हर रोज ही जल्दी ना उठने पर डांट पड़ ही जाती थी, कोई कटाक्ष कुछ ताने। मगर खैर, अब शादी को 3 साल हो गए थे तो आदत हो गई है। प्रीता जल्दी से नहाकर वॉशरूम से बाहर निकली और नाश्ते की तैयारी में लग गई। आज फिर नाश्ते में नमक तेज कर दिया। ना जाने क्या सीख कर आई है अपने बाप के घर से। सासू माँ की गुर्राती हुई आवाज़ सुनी तो प्रीता डर गई थी कि आज फिर उसके पति से ना जाने क्या क्या सुनने को मिलेगा। सास ने नाश्ते की प्लेट जोर से टेबल पर दे मारी और दंदनाती हुई अपने कमरे में चली गई। प्रीता को यह सब सुनते 3 साल होने को आए थे, मगर फिर भी यह बातें दिल पर लग जाती थी। उसके आंसू ना जाने कब आंखों की सरहदों को तोड़ते हुए गाल पर आ लुढ़का था। उसने जल्दी जल्दी नाश्ते के बर्तन समेटे और खाना बनाने में जुट गई, क्योंकि ससुर जी और उसके पति को लंच बॉक्स देना होता था ऑफिस जाने के लिए, और उसमें जरा भी देर नहीं होनी चाहिए। प्रीता जिस दिन दुल्हन बन के इस घर में आई थी, उसकी सास ने सारी जिम्मेदारियों से खुद को आज़ाद कर लिया था। ना ही प्रीता हनीमून पर जा पाई थी और ना ही शादी की शुरुआती समय को एंजॉय कर पाई। बस जब से आई इस घर की एक तरह से नौकरानी बनकर रह गई थी। कभी कभी दिल इन तानों से परेशान हो उठता था। क्या करे, बहुएं भी तो इंसान होती है। अपने पति को बताने की कोशिश भी करती थी, मगर उसकी इन बातों में उसे दिलचस्पी नहीं थी। अपने पति के हिसाब से उसे बस रात को 11 बजते ही सारे काम छोड़कर कमरे में जाना होता था, चाहे उसने खाना खाया हो या ना, चाहे वह कुछ भी कर रही हो। उसके पति की हवस शांत करके फिर पूरी रात काम में लगी रहे तो भी किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता था। अरे प्रीता कहाँ मर गई? सास ने आवाज़ लगाई तो वह भागती हुई सास के पास पहुंची थी। क्या हुआ मम्मी? प्रीता ने फूली हुई सांसों के साथ कहा। क्या हुआ का क्या मतलब? यह तूने कपड़े धोए हैं? यह दाग क्यों नहीं साफ हुआ? यही सिखाया है तेरी माँ ने? प्रीता की सास ने चिल्लाते हुए कहा। मम्मी जी, आप मेरी माँ को कुछ ना कहा करें, मैं फिर से धो दूंगी यह कपड़े। प्रीता ने आंसू भरी आंखों से कहा। अच्छा, अब तुम मुझसे जुबान लड़ाएगी? रुक, आने दे तन्मय को, तुझे सबक सिखाती हूँ। उसका दिल जोर जोर से धड़कने लगा था कि आज ना जाने क्या बवाल होने वाला है। वह अपने पति के गुस्से से अच्छी तरह वाकिफ थी। वह प्रीता को एक जिस्म से ज़्यादा कुछ नहीं समझता था। अब चाहे उस जिस्म से खेला जाए या थप्पड़ों की बरसात की जाए, क्या फ़र्क पड़ता है। तन्मय शाम को जैसे ही घर आया, उसकी माँ ने उसे अपने रूम में बुला लिया और कुछ देर बाद तन्मय गुस्से में उबलता हुआ प्रीता के पास पहुंचा और बिना कुछ पूछे उसके गालों को थप्पड़ों से लाल कर दिया था। प्रीता ने बहुत समझाने की कोशिश की, मगर तन्मय को सुनना ही नहीं था। प्रीता ने तो अब हार मान ली थी। आंखों में आंसू लिए उसने डिनर बनाकर सबको परोसा और सबके खाना खाने के बाद बर्तन धोने ही लगी थी कि घड़ी ने 11 बजा दिए और कमरे से तन्मय की आवाज़ आई। प्रीता, जल्दी कमरे में आओ। वह ना चाहते हुए भी भारी कदमों के साथ कमरे की तरफ चल पड़ी। फिर उसके साथ वही हुआ जो रोज रात को होता आया है। आज प्रीता की ननद मधु आने वाली थी। उसकी ननद की शादी दूसरे शहर में हुई थी। ससुराल दूर होने की वजह से वह कम ही मायके आती थी, मगर जब भी आती थी तो महीना भर रुकती थी। सास ने खाने की पूरी लिस्ट थमा दी थी। उसमें उसकी पसंद के सारे पकवान थे। प्रीता सुबह से ही रसोई में लगी हुई थी। थोड़ी देर बाद डोरबेल बजी और दरवाज़ा सास ने खोला। मधु ने माँ को गले से लगा लिया। दोनों एक दूसरे से मिलकर फूले नहीं समा रही थी। मधु ने प्रीता को गले से लगाया और फिर प्रीता ने मधु की खूब खातिरदारी की। मधु बार बार यही कह रही थी कि प्रीता, भाभी हो तो तुम्हारे जैसी। और यह सुन सुनकर प्रीता की सास का मूड बिगड़ता जा रहा था। मधु के आने के बाद प्रीता की जिंदगी में इतना तो बदलाव आया था कि उसकी सास अब हर वक्त उसके पीछे नहीं पड़ी रहती थी। मधु प्रीता के साथ अच्छी थी और प्रीता को भी मधु के आने से एक सहेली मिल जाती थी जिसके साथ वह दिन भर बातें करती। मधु उसका किचन में भी हाथ बटा देती थी। हालांकि उसकी माँ मना करती रहती थी, मगर माँ की बात नहीं मानती थी। प्रीता, आज खाना मिलेगा या नहीं? प्रीता की सास ने आवाज़ लगाई थी। मम्मी बस अभी लाई। दिन भर सोती रहेगी,
खाने पीने के वक्त का पता ही नहीं रहता। सास बार बार आवाज़ लगा रही थी, मम्मी भाभी को पूरे दिन तो काम से फुर्सत नहीं होती, बेचारी कब सोती रहती हैं। मधु ने प्रीता की तरफदारी की थी। तू चुप कर, हमेशा उस कामचोर की तरफदारी करती रहती है। प्रीता की सास ने मधु से कहा था, भाभी तुम्हें पता है मेरे पति बहुत अच्छे हैं, कभी जो मेरे सर में दर्द हो तो सर दबा देते हैं। हम हर संडे को बाहर घूमने भी जाते हैं और खाना भी बाहर ही खाकर आते हैं। अगर कभी मायके आने के लिए कहती हूँ तो उनका तो मुंह ही उतर जाता है। बड़ी मुश्किल से इस बार आने के लिए हाँ बोला है, वह भी सिर्फ 10 दिन के लिए। मधु और भी ना जाने क्या क्या बताती जा रही थी, मगर प्रीता तो अपने अतीत में खो गई। शादी की शुरुआत से ही वह पति के प्यार के लिए तरसी थी। उसने हर एक सुख दुख में अपने पति का साथ दिया। एक बार तन्मय का छोटा सा एक्सीडेंट हो गया, चोट तो ज़्यादा नहीं आई थी, मगर डॉक्टर ने बेड रेस्ट के लिए कहा था। प्रीता 1 मिनट भी उसके पास से नहीं हिलती थी। उसकी सेवा में दिन रात एक कर दिए थे, मगर तन्मय को तो जैसे प्रीता के त्याग और प्रेम से मतलब ही नहीं था। उसको लगता था कि प्रीता जो कर रही है यह तो उसका फर्ज है। काश कभी तो वह प्रीता के प्यार को समझ पाता। आज मधु के पति उसको लेने आ रहे थे। प्रीता तैयारी में लगी हुई थी। मधु के आने से प्रीता को थोड़ा सहारा मिला था, मगर अब वह भी जा रही थी। मधु के पति आ चुके थे। प्रीता ने तरह तरह के पकवान परोसे और कुछ देर बाद मधु चली गई। जाने से पहले अपनी मम्मी को समझा कर गई थी, माँ भाभी का ख्याल रखना, मगर वह कहाँ समझने वाली थी। आज सुबह से ही प्रीता की तबीयत कुछ ठीक नहीं थी। उसने तन्मय से बोला भी, मगर उसने उसकी बातों पर कोई ध्यान नहीं दिया। तन्मय का उसके प्रति ऐसा व्यवहार, शायद वह सर का दर्द दिल में उतर आया। दिन भर काम से थक के चूर होने के बाद 11 बजे जब तन्मय ने उसको कमरे में बुलाया तो उसका दिल चाहा तन्मय से रो रो कर उसकी शिकायतें करे, मगर उसने बस इतना ही कहा, आज तबीयत ठीक नहीं है, आज नहीं प्लीज़ तन्मय। तन्मय ने उसकी एक नहीं सुनी और अपनी हवस शांत करता रहा। उसके शरीर से खेलता रहा जैसे वह कोई इंसान नहीं, एक खिलौना हो। प्रीता की तबीयत अगली सुबह भी ठीक नहीं थी। कुछ दिन ऐसे ही निकल गए, मगर कुछ दिन ऐसे ही रहने के बाद जब वह डॉक्टर के पास गई तो उसको खुशखबरी का पता चला कि वह माँ बनने वाली है। डॉक्टर ने उसको सारी बातें समझाई, खान पान अच्छी तरह खाने को कहा और साथ ही कुछ दिन पति से दूर रहने की सलाह भी दी, क्योंकि प्रीता कुछ कमज़ोर थी, इसलिए डर था कि कहीं बच्चे को कोई नुकसान ना पहुँचे। यह खबर सुनकर वह बहुत खुश थी। खुशी खुशी घर आई और सोचने लगी, आज तन्मय यह खुशखबरी सुनेंगे तो मुझे गले से लगा लेंगे। उसने डिनर में तन्मय की पसंद की चीज़ बनाई। डोर बेल बजी। प्रीता ने जल्दी से दरवाज़ा खोला। तन्मय अंदर आया। प्रीता ने उसको बताने की कोशिश की, मगर तन्मय बहुत थका हुआ था, इसलिए उसने उसको बोलने से पहले ही रोक दिया और नहाने चला गया। प्रीता ने सोचा डिनर के बाद कमरे में आराम से बात करूंगी। डिनर के बाद प्रीता आज खुद ही 11 बजते ही कमरे में पहुंच गई और तन्मय को सब बताना चाहा, मगर तन्मय ने उसके मुंह पर हाथ रख दिया। प्रीता तड़पती रही, मगर कुछ बोल ना सकी। वह रात भर दर्द से तड़पती रही। तन्मय ने आज दरिंदगी की सारी हदें ही पार कर दी थी। प्रीता सुबह जब उठी तो बिस्तर की सफ़ेद चादर लाल हो चुकी थी। प्रीता तो जैसे सदमे में चली गई थी। यह क्या था? वह कुछ सोचना नहीं चाहती थी, बस चिल्ला चिल्ला कर रो रही थी। प्रीता के जोर जोर से रोने से तन्मय की नींद खुली और वह प्रीता पर चिल्ला पड़ा, क्यों सुबह सुबह नींद खराब कर रही हो, जाओ यहाँ से। प्रीता का सब्र आज जवाब दे गया था। उसने बिस्तर से कंबल हटाया और बोला, देख लो अपनी दरिंदगी का नतीजा। तुमने मेरे सपनों को चूर चूर कर दिया। कितनी खुश थी मैं कल तक, और आज। प्रीता में इतनी ताकत ही नहीं बची थी कि वह कुछ और बोल पाती। वह गिर पड़ी और बेहोश हो गई। तन्मय घबरा गया और माँ को आवाज़ लगाया। माँ और पापा भागते हुए कमरे में आए। प्रीता वहाँ बेसुध पड़ी थी। उसकी साड़ी पर लगा खून देखकर प्रीता की सांस डर गई। यह क्या किया तन्मय तूने? मैंने तुझे कहा था कि इसको इतना टॉर्चर करके इसके मायके वाले से दहेज का बचा हुआ पैसा जल्दी ले लेंगे, मगर तूने तो इसको मार ही डाला। पापा ने प्रीता को उठाया और गाड़ी में डालकर हॉस्पिटल पहुंचे। चेकअप के बाद डॉक्टर ने बताया इसको 1 महीने का गर्भ था। मगर क्या डॉक्टर? वह घबराते हुए पूछा। इनके साथ बहुत क्रूरता की गई है, जिससे इनका मिसकैरेज हो गया है और अब शायद यह कभी माँ नहीं बन पाएंगी, डॉक्टर ने बताया। तन्मय सर पकड़कर वहीं बैठ गया और रोने लगा। अपने बच्चे को खोने का डर उस इंसान की आंखों से भी छलक आया था।
अरे बेटा, इसमें रोने की क्या बात है? हम तेरी दूसरी शादी करवा देंगे, तुझे बच्चा ही तो चाहिए ना। तन्मय की माँ ने ऐसे कहा जैसे कुछ हुआ ही ना हो। बस करो माँ, प्लीज, बहुत हुआ। आपकी बातों में आकर मैंने अपनी गृहस्थी उजाड़ ली। इतनी अच्छी लड़की मुझे पत्नी के रूप में मिली और मैंने उसकी कदर ही नहीं की, सब आपकी वजह से। तन्मय ने इतना कहा और जोर जोर से रोने लगा। प्रीता कुछ दिनों बाद हॉस्पिटल से घर आ गई थी, मगर अब उसने तन्मय की पहले की तरह देखभाल करना छोड़ दिया था। अब उसके दिल में ना प्यार बचा था, न जिम्मेदारी का एहसास। बस एक जगह बैठे बैठे कब शाम हो जाती उसे पता ही नहीं चलता। वह एक जिंदा लाश बनकर रह गई थी। सास ने भी उसको कुछ कहना छोड़ दिया था। असल में प्रीता के दुख की वजह यही नहीं थी कि उसने अपना बच्चा खो दिया था, बल्कि यह भी थी कि उसने डॉक्टर की तन्मय से कही गई बात भी सुन ली थी कि अब वह कभी माँ नहीं बन पाएगी। और साथ ही अपनी सास की दूसरी शादी वाली बात भी उसने सुन ली थी। वह सोचती रही थी कि कैसे लोग हैं यह, मेरे शरीर से फ़ायदा उठाकर मुझसे अपनी वासना शांत करके आज मुझे ही बिना फल का पेड़ बताकर पीछा छुड़ाना चाहते हैं। उसने हॉस्पिटल से आने के बाद अपने मायके फ़ोन करके भी कहा था कि माँ, मुझे यहाँ से ले चलो। अब उसका मन तन्मय और उसके घर वालों से उचट गया है, मगर माँ भी क्या करती। प्रीता के पापा की मौत के बाद वह खुद उसके भाई भाभी पर आश्रित थी। प्रीता की माँ उसको कोई सटीक जवाब नहीं दे पाई। प्रीता समझ गई थी कि शादी के बाद लड़की का हमेशा के लिए मायके में रहना कितना कठिन है। वह और भी ज़्यादा कठिन तब हो जाता है जब मायके में भाई भाभी का राज हो। उसने अपने आप को जिंदगी रूपी नदी की धार के साथ बहने के लिए छोड़ दिया था। कुछ दिन ऐसे ही खामोशियों में बीत गए, मगर प्रीता की सास कब तक खामोश रहती। बहू के आने के बाद जिसने घर का काम एक दिन भी उठकर इधर से उधर ना किया हो, वह सास कब तक बहू को बैठाकर खिला सकती थी। प्रीता की सास ने तन्मय से इस बारे में बात करनी चाहिए, मगर उसने कुछ भी सुनने से इनकार कर दिया था। उसने तन्मय को दूसरी शादी के लिए मनाना चाहा, मगर वह नहीं माना। प्रीता की सास तंग होकर प्रीता को बातें सुनाती रहती, मगर उस पर तो जैसे कोई असर ही नहीं होता। वह चुपचाप बस ताकती रहती थी, मानो शरीर यहाँ है मगर आत्मा कहीं और। प्रीता की सास ने अपने बेटे तन्मय के सामने रोना धोना शुरू कर दिया, अपने बुढ़ापे की दुहाई दी। मैं अब बूढ़ी हो चली हूँ बेटा, अब मुझसे नहीं निभाई जाती घर की सारी जिम्मेदारियाँ। उनका यह रोना धोना काम आ गया। तन्मय दूसरी शादी के लिए मान गया, मगर एक शर्त रख दी, मैं प्रीता को डॉक्टर के पास ले जाऊंगा। अगर यह ठीक हो गई तो मैं दूसरी शादी नहीं करूंगा। प्रीता की सास मान गई थी कि चलो कुछ भी हो। तन्मय ने दूसरी शादी के लिए हामी तो भरी। तन्मय अगले दिन प्रीता को एक मनोचिकित्सक के पास ले गया। उन्होंने प्रीता का चेकअप किया, फिर कहा, तन्मय, प्रीता के साथ जो हुआ है वह उसके दिमाग से निकल नहीं पा रहा है। तुम कुछ दिनों के लिए उसे शहर से बाहर कहीं खुली जगह पर ले जाओ और उसको खुश रखने की कोशिश करो। जैसे जैसे उसके दिमाग से बीते वक्त की कड़वी यादें निकलती जाएगी, वह फिर से नॉर्मल हो जाएगी। तन्मय ने घर आकर माँ को सारी बातें बताई। क्या बेटा, इन डॉक्टरों की बातों में आ गया तू भी? इसको कुछ दिन मायके छोड़ दे। भाई भाभी के ताने सुनेगी तब ससुराल की अहमियत समझ आ जाएगी, खुद ही ठीक हो जाएगी। ना जाने वह प्रीता के लिए इतनी नफरत कहाँ से लाती थी। मगर इस बार तन्मय ने माँ की एक ना सुनी और कश्मीर की टिकट करवा ली। शादी के वक्त प्रीता ने कहा था तन्मय से कि हम हनीमून पर कश्मीर ही चलेंगे, मुझे वहाँ जाने का बहुत शौक है। तन्मय ने पैकिंग की। अगले दिन दोनों वहाँ के लिए निकल पड़े। शहर से बाहर निकलते ही बस हर तरफ हरियाली ही हरियाली थी। नदियाँ, पहाड़, कितना सुंदर वातावरण था। वह अकेले ही प्रीता से बातें करता रहा। कश्मीर पहुँचने के बाद टैक्सी करके होटल की तरफ चल पड़े। वहाँ जाकर तन्मय ने प्रीता को फ्रेश होने को कहा। वह चुपचाप उठकर फ्रेश होने चली गई। फिर तन्मय भी फ्रेश होकर प्रीता को साथ ले वहाँ की बाजारों में घूमने निकल गए। उसने प्रीता को हर जगह घुमाया। एक दिन वह दोनों बाहर घूमने गए थे। वहाँ पहाड़ी पर बर्फ गिरी हुई थी। प्रीता और तन्मय वहीं पास में एक बड़े से पत्थर पर बैठ गए। तन्मय सोचने लगा, काश मैंने प्रीता के साथ अपना अच्छा व्यवहार रखा होता तो आज मेरी प्रीता की यह हालत ना होती। तभी प्रीता जोर जोर से हंसने लगी। तन्मय ने हैरान होकर उसको देखा, फिर बर्फ पर खेलते एक बच्चे को देखा। वह बच्चा तरह तरह की अटखेलियां कर रहा था। तन्मय ने शायद पहली बार प्रीता को इतना खिलखिलाकर हंसते देखा था। वह समझ गया था कि प्रीता की बीमारी क्या है।
अगले दिन वह प्रीता को एक बच्चों के पार्क में ले गया। वहाँ उसने छोटे छोटे बच्चे को खेलते देखा, हंसते देखा तो प्रीता भी धीरे धीरे हंसने लगी, मगर तन्मय से अभी भी दूरी ही थी। उसके दिल में तन्मय के लिए बहुत नाराजगी थी, शायद बहुत गुस्सा भी था। तन्मय प्रीता का बहुत ख्याल रखता था, मगर प्रीता को कोई फर्क नहीं पड़ता था। यह तन्मय की गलतियों की सजा थी जो उसने इतनी प्यारी पत्नी को खो दिया था। एक दिन तन्मय प्रीता को घुमाने मार्केट ले गया। वहाँ किसी ने प्रीता को पहचान लिया और उसका नाम पुकारा। उसने पीछे मुड़कर देखा। अरे तुम यहाँ, उसने कहा। प्रीता ने उसको ना पहचानने वाली नज़रों से देखा। हम यहाँ हनीमून मनाने आए हैं, तन्मय ने प्रीता की तरफ से जवाब दिया। अच्छा, मगर आप दोनों की शादी को तो 3 साल हो गए, हनीमून अब, उस लड़के ने कहा। हाँ, वह काम और ऑफिस के चक्कर में जरा सी लेट हो गई, तन्मय ने जवाब दिया। अच्छा, प्रीता ने लगता है मुझे पहचाना नहीं, हम दोनों कॉलेज में साथ पढ़ते थे, उस लड़के ने कहा। अच्छा, तो आप आइए हमारे होटल पर, वहाँ बैठकर आराम से बातें करेंगे। तन्मय ने होटल का पता बताया और वह लोग बाय बोलकर आगे चल पड़े। कितनी खूबसूरत लग रही थी तुम उस सूट में, कंधे पर वह दुपट्टा, कानों में झुमके, खुले बाल, कुछ डरी सहमी सकुचाई चली आ रही थी तुम मेरी तरफ। एक्सक्यूज मी, यह फर्स्ट ईयर का क्लासरूम किधर है? तुमने हॉलेज से अपनी प्यारी सी आवाज़ में मुझसे पूछा था। मेरे कानों में तो जैसे किसी ने मिस्ट्री घोल दी हो। मैं तो तुम्हें देखता रह गया था। तुमने फिर से सवाल दोहराया था। मैं जैसे नींद से जगा और चौंकते हुए पूछा, जी आपने कुछ कहा? जी मैंने पूछा, यह फर्स्ट ईयर का क्लासरूम किस तरफ है? तुमने कुछ झुंझलाहट में कहा था, जी आप सीधे जाकर दाएं मुड़ जाएं। तुम पीछे मुड़ी और चली गई और मैं तुम्हारे उस लहराते दुपट्टे को आंखों से ओझल होने तक देखता रहा था। आज तुम्हें इतने सालों के बाद देखकर दिल में दबी वह चिंगारी फिर से भड़कना चाह रही है प्रीता, मगर आज तुम कुछ अधूरी सी लगी, मुझे कुछ उलझी सी, कुछ बुझी बुझी, कुछ उदास। तुम्हारे होठों की वह मुस्कान कहाँ गई प्रीता, जिसको देखकर मैं पागल सा हो जाता था? क्या मुझे तुम्हारे पति के बुलावे पर तुम्हारे पास जाना चाहिए? मगर मैं तुम्हें किसी और के साथ देखकर कैसे खुद को संभाल पाऊंगा? कहीं ऐसा तो नहीं कि तुम अपनी शादी से खुश नहीं हो? क्यों तुमने मेरे प्यार को नहीं स्वीकार किया और दूर चली गई मुझसे? मगर हाँ, हम पहले अच्छे दोस्त थे, बाद में मैंने तुमसे प्यार किया, इसलिए मैं तुमसे मिलने आऊँगा। अथर्व प्रीता से मिलने के बाद रात भर इसी उधेड़बुन में रहा कि वह क्या करे, और फिर उसने तय किया कि प्रीता की यह हालत कैसे हुई, यह जानने के लिए वह कल सुबह उससे मिलने जरूर जाएगा। अगले दिन अथर्व तैयार होकर प्रीता के होटल के लिए चल दिया। रिसेप्शन पर पहुंचकर उसने बताया उसको तन्मय से मिलना है। रिसेप्शनिस्ट ने फ़ोन लगाकर तन्मय को इन्फॉर्म किया। तन्मय ने अथर्व को रूम नंबर बताया और अपने रूम पर आने को कहा। उसका दिल जोर से धड़क रहा था। प्रीता के सामने आकर वह तो पहले भी नर्वस हो जाता था, इसलिए ही वह प्रीता से ना सही से अपने प्यार का इजहार कर पाया था और ना ही उसे पाने की हिम्मत जुटा पाया था। अथर्व ने रूम पर पहुंचकर दरवाज़ा खटखटाया। तन्मय ने जल्दी से दरवाज़ा खोला। हेलो, तन्मय ने कहा। हेलो, कैसे हैं आप? अथर्व ने जवाब दिया। मैं बिल्कुल ठीक हूँ, बस आपका इंतज़ार कर रहा था, तन्मय ने कहा और अथर्व को अंदर बुलाया। प्रीता अभी भी गुमसुम सी खिड़की के पास बैठी थी, दुनिया की हर बात से अनजान। उसको शायद अथर्व के आने का भी पता नहीं चला था। तन्मय ने फ़ोन पर कॉफ़ी का ऑर्डर दिया और अथर्व के साथ बातें करने लगा। तन्मय ने बातों ही बातों में प्रीता के साथ हुई उस घटना का भी जिक्र किया जिसकी वजह से प्रीता की यह हालत हुई थी, मगर उसने उस घटना में अपनी भूमिका के बारे में अथर्व को नहीं बताया। कॉफ़ी आने के बाद दोनों ने कॉफ़ी पी और एक कप प्रीता को भी दिया। कॉफ़ी खत्म करके तीनों बाहर निकल पड़े। अथर्व प्रीता से बात करना चाहता था, मगर उसको डर था कि कहीं तन्मय को बुरा ना लग जाए, इसलिए उसने कुछ भी कहना ठीक नहीं समझा। कुछ देर चलने के बाद तीनों एक जगह बैठ गए। कुछ देर बातें करने के बाद तन्मय कुछ जरूरी काम से प्रीता और अथर्व को वहीं छोड़कर चला गया। कुछ देर अथर्व प्रीता को देखता रहा, मगर प्रीता कुछ देर तो चुप रही, फिर धीमे से बोली, अथर्व, मैं उससे नफरत करती हूँ। किससे? अथर्व ने पूछा। तन्मय, बहुत थके हुए लफ्जों में प्रीता ने कहा और अथर्व सोचने लगा था कि क्यों प्रीता अपने ही पति से नफरत करती है, मगर उसने अभी पूछना ठीक नहीं समझा। तभी तन्मय भी वहां आ पहुंचा था। उसने प्रीता के गालों पर आंसुओं के निशान देखे और अथर्व की तरफ इशारों में पूछा, क्या हुआ है?
अथर्व ने नहीं में गर्दन हिला दी। शाम ढल चुकी थी, ठंड बढ़ रही थी। अथर्व ने उन दोनों को चलने के लिए कहा। तन्मय ने प्रीता का हाथ थामा और तीनों चल पड़े वापस होटल की तरफ। तन्मय ने अथर्व को कल फिर आने के लिए कहा और साथ ही डॉक्टर की सलाह भी बताई कि प्रीता को जितना खुश रखा जाए और बीते हुए अच्छे पल याद दिलाए, वह उतनी ही जल्दी ठीक हो जाएगी। अथर्व ने भी कल आने का वादा किया और अपने होटल की तरफ चला गया। तन्मय ने अपने ऑफिस की छुट्टियां बढ़वा ली। अथर्व के मिलने से एक उम्मीद जगी थी कि प्रीता जल्दी ही ठीक हो जाएगी। अथर्व वहां से वापस आकर अगली सुबह का इंतजार करने लगा। वह जानना चाहता था कि प्रीता अपने ही पति से नफरत क्यों करती है। ऐसा क्या हुआ है दोनों के बीच। अगले दिन सुबह जल्दी से उठकर तैयार होकर वह प्रीता के होटल के लिए निकल पड़ा। फिर कुछ नाश्ता करके वह तीनों बाहर घूमने को निकलने लगे, मगर अथर्व ने तन्मय को जाने से रोक दिया। अथर्व ने कल का सारा किस्सा तन्मय को बताया और कहा, प्रीता तुम्हारे सामने नहीं बोल पाएगी, हो सके तो मुझे उसके साथ अकेले जाने दो। तन्मय तो बस किसी भी हाल में अपनी प्रीता को वापस पहले जैसा देखना चाहता था, तो वह मान गया। ठीक है, तुम लोग जाओ, मैं होटल में ही रुकता हूँ, तन्मय ने कहा। फिर प्रीता और अथर्व पहाड़ों की तरफ चल पड़े। अथर्व ने इधर उधर की बातों से प्रीता को टटोलना शुरू की। प्रीता, तुम्हें पता है वह हमारी क्लासमेट वन्या, वह दुबली पतली सी लड़की, उसकी शादी एक बहुत ही मोटे लड़के से हो गई। मैं गया था उसकी शादी में, तुम्हें नहीं बुलाया था उसने? अथर्व ने प्रीता से पूछा। प्रीता ने कोई जवाब नहीं दिया। अच्छा छोड़ो, मगर मुझे तो लगता है वह अपने पति से बिल्कुल प्यार नहीं करती होगी। अथर्व ने फिर से बोलना शुरू कर दिया। प्रीता अभी भी चुप थी। अथर्व ने फिर कोशिश की। तुम्हें क्या लगता है प्रीता, वन्या अपने पति से प्यार करती होगी? वैसे वन्या शादी के बाद एक बार मिली थी मुझे, बता रही थी कि उसका पति उसको बहुत प्यार करता है। खुशनसीब है वह, प्रीता ने धीमे से कहा था। अथर्व को एक उम्मीद की किरण नजर आई। वह फिर बोला, खुशनसीब कैसे? अच्छा, उसका हस्बैंड बहुत अमीर है इसलिए? सुना है वह नहीं उसको प्यार करता है इसलिए। हर कोई इतना खुशनसीब नहीं होता। प्रीता बताओ, मुझे तो लगता है हर पति अपने पति को बहुत प्यार करता है। अब तुम तन्मय को ही देख लो, तुम्हें घुमाने यहाँ लेकर आया है, कितनी सारी शॉपिंग कराई है, तुम्हारा कितना ख्याल रखता है और तुमसे कितना प्यार करता है। बस, प्रीता अपने कानों पर हाथ रखकर चिल्लाई थी। कौन सा प्यार? वह प्यार जिसने मेरी यह हालत कर दी, या वह प्यार जिसने मुझसे मेरा बच्चा छीन लिया? या शायद तुम उस प्यार की बात कर रहे हो जिसकी वजह से अब मैं कभी माँ नहीं बन पाऊंगी। नफरत करती हूँ मैं उस इंसान से जिसने मुझे अधूरा कर दिया। एक औरत से उसका मातृत्व छीन लिया उसने। मेरी जिंदगी में कुछ नहीं था मगर एक उम्मीद थी कि मैं अपने बच्चे के सहारे जी लूंगी, मगर अब तो वह भी हमेशा के लिए छिन गया। तुम बताओ अथर्व, क्या कोई ऐसा करता है उसके साथ जिससे वह प्यार करता हो? बताओ अथर्व, बताओ। और तुम कहते हो कि वह मुझसे प्यार करता है? प्रीता जोर जोर से रो रही थी और अथर्व से पूछ रही थी कि क्या प्यार ऐसा होता है? मैंने उस इंसान को अपनी पूरी जिंदगी दे दी, सारी खुशियाँ उसके नाम कर दी, उसको अपना सब कुछ मान लिया। उसकी हंसी मेरी हंसी, उसके आंसू मेरे आंसू। उसने क्या किया? बस चंद रुपए पाने के लिए अपनी माँ की बातों में आकर मुझे तरपाता रहा, रौनता रहा, मुझे किसी बेजान चीज की तरह। प्रीता बोले जा रही थी और अथर्व खामोशी से उसको सुनता रहा। यही तो चाहता था वह कि प्रीता के दिल का बोझ हल्का हो जाए। तुम्हें पता भी है मेरे बच्चे की मौत का कारण मेरा पति ही है। एक अजन्मे बच्चे का कातिल है वह। प्रीता ने शुरू से आखिर तक की सारी बात बताई। अथर्व सुनकर हैरान रह गया। आज का तन्मय कल के तन्मय से कितना अलग था। आज का तन्मय प्रीता के चेहरे पर एक मुस्कान देखने के लिए अपना सब कुछ निछावर करने को तैयार है। कल तक प्रीता के आंसुओं की वजह वही था, मगर अथर्व ने प्रीता से इस बारे में कुछ और नहीं पूछा और न ही कुछ कहा, क्योंकि अब तन्मय बदल चुका था। अथर्व ने उसकी आंखों में प्रीता के लिए बेपनाह मोहब्बत देखी थी, इसलिए तन्मय को एक मौका और तो मिलना ही चाहिए था। प्रीता बात पूरी करके घुटनों के बल बैठ गई और बहुत बुरी तरह से रो पड़ी। वह थक चुकी थी इस जिंदगी से। अथर्व ने उसको समझाना शुरू किया और कहा, तन्मय की गलती थी, मगर अब वह बदल गया है। क्या अभी भी तुम्हें ऐसा लगता है कि यह तन्मय वही पहले वाला तन्मय है? तुम खुद सोचो, अगर वह पहले वाला होता तो क्या तुम्हें ठीक करने के लिए यहाँ तक लाता? तुम मुझसे कहीं ज़्यादा अच्छे से उसको जानती हो। क्या तुम्हें उस तन्मय में और इस तन्मय में कोई फर्क नहीं दिखता? मैंने तन्मय को तुम्हारे लिए तड़पते देखा है। जितनी उदासी तुम्हारे चेहरे पर होती है, उससे कहीं ज़्यादा उदासी मैंने उसकी आंखों में देखी है।
जब तुम उसकी तरफ एक बार भी नज़र उठाकर नहीं देखती हो, तब भी वह तुम्हें ही देख रहा होता है। प्रीता, मोहब्बत तुम्हारे दरवाजे पर लगातार दस्तक दे रही है, उसे मत ठुकराओ, वरना कहीं ऐसा ना हो वह एक बार जाए तो फिर कभी वापस लौट कर आए ही ना। मोहब्बत का बढ़ जाना बहुत तकलीफ देता है, यह मुझसे बेहतर कोई नहीं समझ सकता है। तुम ही बताओ तन्मय, अगर तुम्हारी ज़िंदगी से चला जाए तो क्या रह पाओगी उसके बिना? तुमने भी तो कभी उसको चाहा था। प्रीता ने अथर्व की बात सुनकर पहली बार अपना दिल टटोला था। शायद नहीं, उसके दिल से एक दबी दबी सी आवाज़ आई थी। प्रीता, तन्मय भी तुमसे मोहब्बत करता है। तुम्हें खो देने के डर से तन्मय कितना बदल गया है। उसकी बस इतनी ही गलती थी कि वह अपनी माँ के लालच और बहकावे में आ गया। प्रीता, तुम्हारी खामोशी तन्मय को पहले ही बहुत सता चुकी है, अब उसे माफ़ कर दो। अथर्व ने कहा। कैसे माफ़ करूं उसको? प्रीता ने कहा, मगर इस बार प्रीता के लहजे में नफरत या करवाहट नहीं थी, वह कुछ नरम पड़ गई थी। अथर्व ने इस नरमी का फ़ायदा उठाया और तन्मय की सारी खूबियाँ उसके सामने गिनवाता रहा। अथर्व समझ रहा था कि प्रीता के दिल में अभी भी अपने पति के लिए प्यार है, बस इसका एहसास उसको करवाना पड़ेगा। लड़कियां ऐसी ही होती है, पति उनके लिए उनका सब कुछ होता है, आखिर कैसे ना पिघलती। तभी प्रीता का फ़ोन बज उठा। आप जल्दी से हॉस्पिटल आ जाइए। प्रीता के फ़ोन उठाते ही उधर से किसी महिला ने बहुत तेज़ी से कहा था। मगर क्यों? क्या हुआ है? आप कौन बोल रही हो? प्रीता ने एक सांस में कई सवाल पूछ डाले। अभी पहले आप हॉस्पिटल पहुंचिए और फ़ोन रख दिया। अथर्व, चलो हॉस्पिटल जाना है, वहाँ से फ़ोन आया है। प्रीता तेजी से उठते हुए बोली। दोनों ने जल्दी से टैक्सी की और हॉस्पिटल की तरफ चल दिए। वहां पहुंचकर अथर्व ने पूछा, मुझे अभी यहाँ से फ़ोन गया था। हाँ, आपका यहाँ पेशेंट एडमिट है। क्या? कौन पेशेंट? आप साफ साफ बताइए, अथर्व ने परेशान होते हुए पूछा। मगर प्रीता तब तक लिफ्ट की तरफ बढ़ चुकी थी। प्रीता एकदम से रो पड़ी थी। मशीनों में उलझा हुआ, सर पर बहुत सारी पट्टियां बंधे हुए, मशीन की बीप धड़कते हुए दिल के साथ आंखों को मूंदे तन्मय बेड पर लेटा हुआ था। प्रीता तन्मय के सीने पर सर रख कर रोती चली गई। असल में जब अथर्व प्रीता को लेकर बाहर गया था, तब तन्मय का दिल नहीं माना और वह उनके पीछे चला आया था। प्रीता ने अथर्व को सारी पुरानी बातें बताते हुए कहा था कि मैं तन्मय से नफरत करती हूँ। जब उसने खुद प्रीता के मुंह से यह सुना तो तन्मय का दिल टूट गया था। वह जैसे अपने आप में नहीं रहा और सड़क पर बेसुध सा चला जा रहा था। तब उसको एक तेज रफ्तार कार ने टक्कर मार दी। लोगों ने उसको उठाया और हॉस्पिटल पहुंचा दिया था। उसके फ़ोन में प्रीता का नंबर सबसे पहले था, तो हॉस्पिटल वालों ने उसको फ़ोन करके हॉस्पिटल आने को कहा था। प्रीता बहुत देर अथर्व को पकड़कर रोती रही। अथर्व ने उसको शांत कराना चाहा, मगर वह बस रोए जा रही थी। उसको यकीन ही नहीं आ रहा था तन्मय इस तरह उससे दूर हो जाएगा। वह बहुत डरी हुई थी, बार बार अथर्व से पूछती रही कि तन्मय को कुछ नहीं होगा ना। अथर्व खुद भी परेशान था, मगर प्रीता को दिलासा देता रहा, नहीं प्रीता, कुछ नहीं होगा तुम्हारे तन्मय को। प्रीता को यह सुनकर कुछ तसल्ली तो मिलती, मगर तन्मय को एडमिट हुए 4 दिन हो चुके थे। अब उसकी हालत कुछ ठीक थी, मगर होश में अभी तक नहीं आया था। डॉक्टर ने आकर उसको चेकअप किया और अथर्व से बोला, अब इनका होश में आना बहुत ज़रूरी है, वरना दिमाग में लगी चोट की वजह से यह कोमा में जा सकते हैं। प्रीता ने डॉक्टर की बात सुन ली थी। उसने तन्मय को पकड़कर रोना शुरू कर दिया। उठो तन्मय, देखो तुम्हारी प्रीता तुम्हारे पास आ गई है। तुम यही चाहते थे ना कि मैं तुमसे बात करूं पहले की तरह? हंसो, मुस्कुराओ, देखो मैं हंस रही हूँ। देखो ना तन्मय। अथर्व जो वहाँ खड़ा होकर सब देख रहा था, वह उन दोनों को कुछ देर के लिए अकेला छोड़ दिया। यह उनका वक्त था जो उन दोनों के लिए था, इसमें किसी तीसरे की जगह नहीं थी। 3-4 घंटे बाद तन्मय को होश आ गया था। उसने अपने हाथ जोड़कर प्रीता से इशारों में माफ़ी मांगनी चाहिए, मगर प्रीता ने उसका हाथ अपने हाथों में ले लिया और बोला, नहीं तन्मय, ऐसा मत करो। तुमने जो किया था वह अनजाने में किया था। इसका एहसास मुझे अथर्व ने करवाया। उस रात तो तुम्हें पता ही नहीं था कि मैं माँ बनने वाली हूँ। अगर तुम्हें पता होता तो तुम कभी वह सब नहीं करते। यह कहते हुए प्रीता तन्मय के गले से लग गई। तन्मय ने भी प्रीता को अपनी बाहों में ले लिया। कुछ देर बाद अथर्व डॉक्टर को ले आया। डॉक्टर ने तन्मय को देखा। कुछ दिन में तन्मय सही होने लगा। असल में उसकी दवा डॉक्टर के पास नहीं, प्रीता के पास थी। प्रीता का प्यार। प्रीता एक बार फिर से तन्मय का पहले की तरह ख्याल रखने लगी थी। कुछ ही दिनों में तन्मय को हॉस्पिटल से छुट्टी मिल गई और वह वापस घर आने के लिए आज ट्रेन में बैठ गए थे। अथर्व भी उनके साथ ही था। वह भी अब घर जा रहा था। हाँ, उसकी ट्रेन अलग थी, जो प्रीता की ट्रेन के बाद आने वाली थी। 3 साल बाद
प्रीता हॉस्पिटल में दर्द से तड़प रही थी और तन्मय बाहर टहल रहा था। तन्मय ने प्रीता को शहर के सबसे बड़े डॉक्टर को दिखाया था और उन्होंने उसका इलाज शुरू किया। 2 साल के इलाज के बाद वह फिर से एक बार प्रेग्नेंट हुई थी और इस बार तन्मय ने उसका खूब ख्याल रखा। नर्स ने कुछ देर बाद आकर एक नन्ही सी गुड़िया को तन्मय की गोद में लाकर रखा था। तन्मय खुश था, बहुत खुश था। पापा बनने की खुशी तो थी ही, साथ में यह खुशी उससे भी ज़्यादा थी कि प्रीता की ख्वाहिश पूरी हो गई। उसके बाद तन्मय ने अपनी माँ का घर भी छोड़ दिया था क्योंकि वह दूसरी शादी करवाने पर अड़ी हुई थी, क्योंकि उनको पोता चाहिए था। बेटी के आ जाने के बाद उन दोनों की जिंदगी का अधूरापन भी खत्म हो गया था। दोनों बहुत खुश थे। अब प्रीता की जिंदगी में पति और सास की क्रूरता नहीं थी, बस था तो अपने पति का सच्चा प्यार। अगर आपको कहानी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।